बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आबिद गुल, सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ऑफ कॉमर्स, और मैं आपको अपने चैनल राजी एजुकेशन इनसाइडर्स के सेगमेंट सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। हमारा सब्जेक्ट है बैंकारी, और जो आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मरकज़ी बैंक के वो पॉलिसी, मरकज़ी बैंक की ज़रूरी पॉलिसी या माली पॉलिसी, और उसके तहत उठाए जाने वाले इक़दामात जो कि मिक़दारी भी हैं और म्यारी भी हैं। ये हम आज डिस्कस करेंगे कि मरकज़ी बैंक अपने माली पॉलिसी को इफ़ेक्टिव करने के लिए, लागू करने के लिए कौन से इक़दामात उठाता है और कैसे उठाता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जो कि है ज़र एतबार को कंट्रोल करने के तरीके। यानी मरकज़ी बैंक कौन से ऐसे तरीके इस्तेमाल करता है जिससे वो अफरात ज़र और तफरीत ज़र से बचने के लिए इक़दामात करता है। और ये हम पहले तारुफ़ में कह चुके हैं कि मरकज़ी बैंक की ये एक ज़िम्मेदारी है कि मुल्क में अफरात ज़र और तफरीत ज़र की सूरत हाल को पैदा ना होने दे। तो मरकज़ी बैंक वो इक़दामात जिससे वो अफरात ज़र और तफरीत ज़र को कंट्रोल करता है या ज़र एतबार को कंट्रोल करता है, उसको मरकज़ी बैंक की ज़रूरी पॉलिसी या माली पॉलिसी का नाम दिया जाता है। बेसिकली ये तमाम इक़दामात, इनको मजमूई तौर पर हम कहेंगे कि ये मरकज़ी बैंक की ज़रूरी या माली पॉलिसी है। अब इनको इक़दामात को या इन तरीक़ों को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। कुछ मिक़दारी तरीक़ाजात हैं, मिक़दारी कंट्रोल के तरीके हैं, और कुछ इंतखाबी या अमूमी तरीके हैं। अब मिक़दारी कंट्रोल के तरीके से मुराद ऐसे तरीके हैं जिसमें मरकज़ी बैंक ज़र की कुल मिक़दार को कंट्रोल करता है। उसका ताल्लुक वॉल्यूम से है कि ज़र की कुल मिक़दार कितनी हो, मिक़दार को कंट्रोल करता है। और जो इंतखाबी या अमूमी तरीके हैं, ज़ाहिर है मकसद तो उसी का है कि वॉल्यूम को कंट्रोल करना है, लेकिन इसमें उसकी जो तरीक़ाकार है वो ज़रा चेंज हो जाता है। ज़र की कुल मिक़दार को तब्दील नहीं किया जाता, बल्कि उसकी एलोकेशन को या उसके इंतखाब को या उसके इस्तेमाल को ज़रा बेहतर किया जाता है, जो मुआशी मकासद हैं उसके हिसाब से। तो हम पहले चलते हैं कि मिक़दारी कंट्रोल के तरीक़ाजात क्या हैं। यानी मरकज़ी बैंक के ऐसे इक़दामात जो वो एतबार ज़र को या ज़र एतबार को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है, और उसमें उसकी कुल मिक़दार को, ज़र की कुल मिक़दार को कंट्रोल करता है। तो उसमें पहला है खुले बाज़ार में कफ़ालतों की ख़रीदो फ़रोख्त। अब खुले बाज़ार से मुराद ओपन मार्केट के, जहाँ हर शख्स जो है वो अपना ख़रीदो फ़रोख्त कर सकता है। खुले बाज़ार में कफ़ालतों की ख़रीद फ़रोख्त से ये मुराद है कि मरकज़ी बैंक जब ये महसूस करता है कि मुल्क में ज़र की मिक़दार ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है, उससे प्रॉब्लम जो हैं वो पैदा हो रहे हैं, तो मरकज़ी बैंक जो कफ़ालतें हैं या तमस्कात हैं, उनको आम लोगों में खुले बाज़ार में फ़रोख्त करने के लिए पेश कर देता है। उससे ये होता है कि लोग वो कफ़ालतें, वो सिक्योरिटीज़, वो तमस्कात ख़रीद लेते हैं। जब ख़रीदते हैं तो बहुत सा पैसा, बहुत सा ज़र आम गर्दिश से निकलकर बैंकों के पास आ जाता है। अब ज़ाहिर है लोग क्यों ख़रीदते हैं, उस पर कुछ ना कुछ लोगों को तरग़ीब दी होती है, इंटरेस्ट का दिया होता है, या कुछ और बेनिफिट दिए होते हैं। तो लोग उन सिक्योरिटीज़ को, उन बॉन्ड्स को, उन तमस्कात को ख़रीदते हैं। और मकसद हुकूमत का या मरकज़ी बैंक का क्या होता है कि ज़र की गर्दिश को कम करना। ज़र की गर्दिश ज़ाहिर कम हो जाएगी, क्योंकि ज़र, बहुत सा ज़र लोगों से निकल कर बैंकों के पास आ जाएगा, मरकज़ी बैंक के पास आ जाएगा, और मुल्क में ज़र की मिक़दार पहले से कम हो जाएगी। इसके बरक्स जब मरकज़ी बैंक ये फ़ील करता है, ये महसूस करता है कि ज़र की मिक़दार कम हो रही है, जितनी रिक्वायर्ड है, जितनी ज़रूरत है, उससे मुल्क में ज़र की मिक़दार कम है, तफरीत ज़र की सूरत हाल पैदा हो रही है, तो उस सिलसिले में मरकज़ी बैंक ये करता है कि उन तमस्कात को या उन सिक्योरिटीज़ को वो लोगों को वापस दे देता है। तो उसका वो वापस जब ख़रीदता है तो ज़र दोबारा उन लोगों के पास चला जाता है, और मुल्क में ज़र की मिक़दार दोबारा अपने लेवल पर आ जाती है। तो अफरात ज़र और तफरीत ज़र को कंट्रोल करने के लिए खुले बाज़ार में कफ़ालतों की ख़रीदो फ़रोख्त से
अफरात ज़र और तफरीत ज़र की सूरत हाल बेहतर हो जाती है। लेकिन इसमें हमने थोड़ा सा ये भी देखना है कि इसके लिए बैंकारी निज़ाम का मुनज़्ज़म होना भी ज़रूरी है। दूसरे नंबर पर लोगों का उन सिक्योरिटीज़ पर या उन कफ़ालतों पर या उन बॉन्ड्स पर या तमस्कात पर एतमाद होना भी ज़रूरी है। लोगों को ये पता हो कि जो टर्म्स एंड कंडीशन हमारे साथ इसमें तय की गई हैं वो हमें उसी के मुताबिक डील किया जाएगा तो वो ख़रीदेंगे। अगर लोगों को उस पर कोई डाउट होगा, शक होगा, तो वो नहीं ख़रीदेंगे। लिहाजा इसके ज़रिए ज़र की मिक़दार को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है कि आपका बैंकारी का निज़ाम भी मुनज़्ज़म हो और जो आप कफ़ालतें या सिक्योरिटीज़ ऑफ़र कर रहे हैं उनकी साख भी अच्छी हो। दूसरे नंबर पर है शरह बैंक की पॉलिसी। शरह बैंक से मुराद वो शरह सूद है जिस पर मरकज़ी बैंक दूसरे बैंकों को कर्ज़ा फराहम करता है, या फिर जो तिजारती बैंक हैं वो आम लोगों से कर्ज़ा जब देते हैं तो उनको जो शरह सूद ऑफ़र करते हैं, इससे मुराद वो शरह बैंक। अब इसका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है शरह सूद का ज़र एतबार से। वो कैसे कि जब मरकज़ी बैंक ये महसूस करता है कि मुल्क में अफरात ज़र हो रहा है, ज़र की मिक़दार ज़रूरत से ज़ायद हो रही है, तो वो शरह सूद को बढ़ा देता है। शरह सूद जब बढ़ती है तो उसका दोहरा असर होता है। एक असर ये होता है कि जब कर्ज़ा महंगा हो जाता है, ज़ाहिर है आपको सूद ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो आप कर्ज़ा कम लेंगे। मरकज़ी बैंक से तिजारती बैंक कम कर्ज़ा लेंगे, तिजारती बैंकों को ज़ाहिर है कर्ज़ा महंगा मिलेगा, तो आगे जो अवाम कर्ज़ा लेती है वो कम लेगी क्योंकि उनको महंगा पड़ रहा है। एक तो ये कि कर्ज़ा लेने की जो है वो रवायत या जो कर्ज़ा लेने की सलाहियत है वो कम हो जाएगी। दूसरे नंबर पर यह है कि जब वो कर्ज़ा ले भी लेंगे तो उनको शरह सूद की मद में ज़्यादा पैसे वापस जमा करवाने पड़ेंगे, तो वो वहाँ से भी करेंसी या ज़र वापस बैंकों को पहले की निस्बत ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब अफरात ज़र है तो उस वक़्त मरकज़ी बैंक शरह सूद बढ़ाता है ताकि लोग कर्ज़ा कम लें और सूद की मद में ज़्यादा रकम वापस जमा करवाएं, और जब तफरीत ज़र की सूरत हाल हो तो शरह सूद को कम किया जाता है ताकि लोग कर्ज़ा ज़्यादा हासिल करें, मुल्क में ज़र की मिक़दार ज़्यादा हो जाए और उनको वापस सूद की मद में रकम कम अदा करनी पड़े। लेकिन इसमें भी हमने इसकी कामयाबी के लिए भी ज़रूरी है कि एक तो शरह सूद का जब ज़्यादा होना या कम होना है, लोग इस असर को कबूल करें। शरह सूद ज़्यादा हो तो लोग कर्ज़ा कम लें, और अगर कम हो जाए शरह सूद तो लोग कर्ज़ा ज़्यादा लें। कुछ बैंकों के पास अपनी सलाहियत इतनी होती है कि वो इससे मुतासर नहीं होते, लिहाजा इसके लिए ये भी ज़रूरी है कि लोग उसको असर को कबूल करें। तीसरे नंबर पर है जो मिक़दारी कंट्रोल के तरीके में, वो है महफूज सरमाए के तनासुब में तब्दीली। महफूज सरमाए से मुराद वो सरमाया है जो तिजारती बैंक अपने सरमाए में से मरकज़ी बैंक में जमा करवाते हैं। कुछ तनासुब होता है जो वक्तन फ़वक्तन तब्दील भी होता रहता है, लेकिन ये वो रकम है जो तिजारती बैंकों की मरकज़ी बैंक के पास जमा होती है और ये उनको वो पाबंद होते हैं इस बात के कि उनको रकम जमा करवाएं। अब जब मरकज़ी बैंक ये महसूस करता है कि मुल्क में अफरात ज़र हो रही है, ज़र की मिक़दार ज़्यादा हो रही है, मसाइल बढ़ रहे हैं, तो मरकज़ी बैंक तिजारती बैंकों पर इस महफूज सरमाए की शरह को बढ़ा देता है। जब बढ़ाता है तो जो फ़र्ज़ करें पहले हर 100 में से 5 रुपये वो बैंक जमा कर रहा था और 95 रुपये तिजारती बैंकों के पास रह रहे थे आगे कर्ज़ा देने के लिए, अब अगर वो 10 रुपये कर देता है तो मरकज़ी बैंक के पास 100 में से 10 मरकज़ी बैंक के पास चले जाएंगे और तिजारती बैंकों की कर्ज़ा देने की सलाहियत जो 95 रुपये थी अब वो 90 रुपये रह गई। यानी इसके ज़रिए मरकज़ी बैंक बुनियादी तौर पर तिजारती बैंकों की कर्ज़ा देने की सलाहियत को कम कर देता है, और जो वहाँ से रकम महफूज सरमाए के तनासुब के सिलसिले में मरकज़ी बैंक के पास जाती है, ज़ाहिर है वो कर्ज़े में नहीं जाती और मुल्क में अफरात ज़र का असर थोड़ा सा कम हो जाता है। इसके बरक्स जब मरकज़ी बैंक ये महसूस करता है कि मुल्क में तफरीत ज़र हो रहा है, ज़र की मिक़दार कम हो रही है, तो वो रिवर्स काम करता है, यानी महफूज सरमाए के तनासुब में कमी कर देता है। फ़र्ज़ करें कि पहले हमने कहा 5 रुपये वो रख रहे थे, 95 रुपये कर्ज़ा दे रहे थे,
अब वो 2 रुपये और कम कर दें, वो कहता है 3 रुपये जमा करवा दें, 2 रुपये जमा करवा दें, तो उनको तजारती बैंकों को कर्ज़ा देने में और सहूलत हो जाती है, उनकी सलाहियत बढ़ जाती है। तो तजारती बैंक कर्ज़ा ज़्यादा दे सकते हैं, मुल्क में ज़र की मिकदार फिर से बढ़ जाएगी। तो जैसे जैसे महफूज सरमाए के तनासब में इजाफ़ा होता जाएगा, तजारती बैंकों के कर्ज़ा देने की सलाहियत कम होती जाएगी, मुल्क में एतबार ज़र को कम किया जा सकेगा। जैसे जैसे महफूज सरमाए के तनासब में कमी होती जाएगी, तजारती बैंकों के सरमाया आगे कर्ज़ा देने की सलाहियत बढ़ती जाएगी और मुल्क में करेंसी या ज़र की मिकदार या एतबार ज़र जो है वो बढ़ जाएगा। इसमें भी इसकी कामयाबी के लिए भी यही है कि मरकज़ी बैंक जो है वो तो सिर्फ शरई बढ़ा सकता है ना, जो बैंकों के पास पैसा है वो सारा तो नहीं ले सकता। अब कुछ बैंक ऐसे हो सकते हैं जिनके पास अपने रिज़र्व्स इतने ज़्यादा हों कि वो तनासब महफूज सरमाया का तनासब देकर भी वो उनको ज़्यादा फ़र्क ना पड़े और वो आगे कर्ज़ा जारी कर सकते हों। तो इस सिलसिले में अगर उनके पास इतने रिज़र्व हैं कि वो महफूज सरमाया रखवा कर भी कर्ज़ देने की पोजीशन में हैं, तो ज़ाहिर है कि उससे फिर प्रॉब्लम हल नहीं होगा। तो इसको हल करने की ज़रूरी है कि मरकज़ी बैंक की पॉलिसी को सही तौर पर लागू किया जा सके। इसके बाद है नकद सरमाए की हद में कमी बेशी। देखिए, तजारती बैंक 2 तरह के रिज़र्व रखते हैं। एक रिज़र्व अभी हमने डील किया कि जो तजारती बैंकों का पैसा मरकज़ी बैंक के पास पड़ा हुआ है, उसको हमने कहा यह महफूज सरमाया है। उसको अभी हमने देखा कि किस तरह कम ज़्यादा करके हमने ज़र एतबार को पे असरअंदाज हुए। अब कुछ सरमाया उनके अपने पास होता है और ये भी मरकज़ी बैंक तय करता है कि आपके पास कम अज़ कम सरमाया कितना होना चाहिए, यानी जो बैंक के अपने पास मौजूद हो, ताकि जो चेक आते हैं या जो अदायगियाँ करनी हैं तजारती बैंकों ने उनमें मसाइल पैदा ना हों। तो ये भी मरकज़ी बैंक ने कम अज़ कम शराइक बताई होती है। अब जब मरकज़ी बैंक ये समझता है कि मुल्क में अफरात ज़र हो रहा है, ज़र की मिकदार गैर ज़रूरी तौर पर बढ़ रही है, तो वो इस नकद सरमाए की मिकदार में इजाफ़ा कर देता है। बैंकों को इस बात का पाबंद बनाता है कि आपने इतने ज़्यादा रिज़र्व अपने पास रखने हैं। जब रिज़र्व ज़्यादा रखने का मतलब क्या होगा कि जो रिज़र्व आपके पास है ज़ाहिर है वो आप कर्ज़ा नहीं दे सकते। और जब वो समझता है कि अब ठीक है हालात या तफरीत ज़र की तरफ जा रहे हैं, तो वो इस नकद सरमाए की हद में कमी कर देता है। अब उनको कहता है कि अब आप कम रिज़र्व रख सकते हैं। जब वो रिज़र्व कम रख सकते हैं तो ज़ाहिर है वो कर्ज़ा ज़्यादा देने की पोजीशन में हो जाते हैं। और इसका मिकदारी कंट्रोल का जो आखिरी पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है ज़र एतबार की राशन बंदी। यानी ज़र एतबार का वो ये कह देता है मरकज़ी बैंक कि उनकी एक ख़ास मिकदार कि इस हद तक आप कर्ज़ा दे सकते हैं या इस सेक्टर को आप इतना कर्ज़ा दे सकते हैं, उससे ज़्यादा कर्ज़ा नहीं दे सकते। तो राशन बंदी से मुराद यही हुई कि कुल मिकदार को आपने डिफ़ाइन कर दिया, हर एक बैंक के लिए डिफ़ाइन कर दिया कि इससे ज़्यादा वो कर्ज़ा नहीं दे सकते, या किसी एक सेक्टर को बता दिया कि इस सेक्टर में आप इससे ज़्यादा, इस शोबा में आप इससे ज़्यादा कर्ज़ा नहीं दे सकते। तो ये वो 5 ऐसे इक़दामात हैं, 5 ऐसे तरीक़ाकार हैं जो कि उसकी मिकदार को कंट्रोल करने के लिए मरकज़ी बैंक उठाता है। अब हम आते हैं उसके इंतखाबी कंट्रोल या अमूमी तरीके की तरफ। इंतखाबी कंट्रोल या अमूमी तरीके से मुराद यह है कि इसमें मिकदार को इतना ज़्यादा डील नहीं किया जाता था, सिर्फ उसकी डायरेक्शन को, उसकी समत को तब्दील किया जाता है, ताकि जो ज़रूरी हैं जहाँ पर पैसा लगना, जहाँ जिस शोबे के लिए ज़रूरी है उस शोबे को तो उतना दिया जाए, लेकिन गैर ज़रूरी तौर पर ज़र एतबार ना फैले। उसमें है हद मुख्ततम में तब्दीली। हद मुख्ततम क्या है? हद मुख्ततम है कि एक बंदा कर्ज़ लेना चाहता है, फ़र्ज़ करें 1000 रुपये का। अब उसके बदले में वो कोई ना कोई चीज़ ज़मानत के तौर पर रखवाएगा। अब बैंक का असूल ये है कि ज़मानत की जो चीज़ है, जो एसेट है, जो असासा है, वो कर्ज़े की मिकदार से ज़्यादा होता है, कम अज़ कम डबल लाजमी होता है। अब हद मुख्तम ये है कि कर्ज़े की रकम और उस असासे की जो वैल्यू है, कीमत है, उसके दरमियानी फ़र्क को हद मुख्ततम कहा जाता है। यानी अगर आपने 1 लाख कर्ज़ा लेना है तो आपके पास फ़र्ज़ करें 3 लाख रुपए का असासा होना चाहिए,
जो आप बतौर ज़मानत बैंक को पेश करें। अब बैंक जब ये समझता है कि मरकज़ी बैंक जब ये समझता है कि मुल्क में अफरात ज़र हो रहा है, ज़र की मिकदार ज़्यादा हो रही है, तो वो इस हद मुख्ततम को ज़्यादा कर देता है। वो कहता है नहीं जी, अब अगर आपने 1 लाख रुपए कर्ज़ा लेना है तो आपके पास 4 लाख का असास होना चाहिए, दरमियान में 3 लाख का फ़र्क हो। और अगर एतबार ज़र को कंट्रोल करना चाहता है तो वो 5 लाख का असासा डिमांड कर सकता है, ताकि दरमियानी जो फ़र्क है, जो हद मुख्तम है, वो 3 लाख से बढ़कर 4 लाख हो जाए। यानी जैसे जैसे वो दरमियानी फ़र्क को बढ़ाता जाएगा, किस दरमियानी फ़र्क को, कर्ज़ की रकम और उसके बदले में जो ज़मानत है, जो सिक्योरिटी है, उस एसेट की वैल्यू में जैसे जैसे वो बढ़ती जाएगी, लोगों के पास असासा बतौर ज़मानत देने के कम होते जाएंगे और बहुत से लोग कर्ज़ा हासिल नहीं कर सकेंगे या कम हासिल करेंगे। तो मिकदार को कंट्रोल करने के लिए, ज़र एतबार को कंट्रोल करने के लिए हद मुख्तम में तब्दीली की जाती है। इसके बरक्स अगर मरकज़ी बैंक ये समझता है कि ठीक है, अब तफरीत ज़र की तरफ जा रहा है, मुल्क में ज़र एतबार होना चाहिए, तो इस हद मुख्तम को कम कर देता है। वो कम करेगा तो एसेट जितने का है आप उसके अगेंस्ट कर्ज़ा ज़्यादा हासिल कर सकेंगे। इसके बाद है कर्ज़ की शराइत में तब्दीली। यानी जब कर्ज़ दिया जाता है तो उसकी ज़ाहिर कुछ शराइत होती हैं, जिनमें अमूमन एक डाउन पेमेंट, यानी जब आप कोई चीज़ लेते हैं किस्तों पर तो एक पहली किस्त होती है जो आपने जमा करवानी होती है। मरकज़ी बैंक जब ये महसूस करता है कि मुल्क में अफरात ज़र हो रहा है तो वो कर्ज़ की शराइत को सख्त कर देता है। मसलन कैसे हो सकती हैं? ये हो सकता है कि वो जो पहली किस्त आपने जमा करवानी है वो रकम बढ़ा दे, या ये भी हो सकता है कि वो कर्ज़ की किस्तों की रकम को ज़्यादा कर दे और किस्तों की तादाद को कम कर दे। जब किस्तों की तादाद कम हो जाएगी तो ज़ाहिर है कि किस्तों की रकम बढ़ जाएगी, तो इससे भी लोग कर्ज़ कम ज़रा लेंगे, और जो पहली किस्त की अमाउंट है उसको भी ज़्यादा किया जा सकता है, उससे भी ये होगा कि लोग ज़रा कर्ज़ कम लेंगे। और अगर तफरीत ज़र है, मरकज़ी बैंक चाहता है कि मुल्क में एतबार ज़र फैले, ज़्यादा हो जाए, तो वो कर्ज़ की शराइत को कम कर सकता है। जो डाउन पेमेंट या पहली इंस्टॉलमेंट है या जो पेशगी रकम आप कह सकते हैं, उसको कम किया जा सकता है या उसको ख़त्म किया जा सकता है, और जो किस्तों की तादाद है उसको बढ़ाया जा सकता है। इससे ये होगा कि उसकी किस्तों की रकम कम हो जाएगी, कर्ज़ा लेने में सहूलत हो जाएगी और मुल्क में वो ज़र की मिकदार दोबारा बढ़ जाएगी। इसके बाद इखलाकी तरगीब कि मरकज़ी बैंक लोगों को भी, बैंकों को भी इखलाकी तौर पर समझाए, ये बताए कि मुल्क की सूरत हाल इस वक्त ये है, यानी अफरात ज़र फैल रहा है, आप ज़र एतबार को कम करें, ये मुल्क के हक़ में नहीं है, कारोबार के हक़ में नहीं है, इससे आपको मसाइल पैदा होंगे। इखलाकी तौर पर समझाए। लेकिन इखलाकी तौर पर समझाने के लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उनमें इखलाकियात का असर ज़रा कम होता है, और जो डेवलप्ड नेशन हैं उनमें ये ज़्यादा कामयाब रहता है। नश्र व नशात का ताल्लुक़ भी इसी इखलाकी तरगीब से है कि मरकज़ी बैंकों को, आवाम को अपने मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के ज़रिए बताता है कि मुल्क में इस वक्त ये सिचुएशन चल रही है, अफरात ज़र है फ़र्ज़ करें, तो उसमें आप फ़लाँ चीज़ के लिए कर्ज़ा लें, फ़लाँ के लिए ना लें। नश्र इशात करता है, अपने प्रोग्राम्स बताता है, अपनी पॉलिसी को बताता है, ताकि लोगों में ये शऊर पैदा किया जा सके कि लोग उस सिचुएशन से बाहर निकलें। इन तमाम कामों के बावजूद, यानी उसने मिकदारी कंट्रोल के तरीके भी किए, इंतखाबी कंट्रोल के तरीके भी किए, लेकिन अगर ये काम सही नहीं हो रहा तो उसका मतलब ये है कि जो बैंक हैं वो मरकज़ी बैंक की पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा है, उस पर अमल नहीं कर रहा है। तो जब अमल नहीं करते तो मरकज़ी बैंक के पास इख्तियारात हैं कि उस तजारती बैंक को वो कंट्रोल कर सकता है, उनको जुर्माना कर सकता है, उनको पर कुछ पाबंदियाँ लगा सकता है, और इंतहाई इक़दाम के तौर पर उस बैंक को बंद कर सकता है, यानी उसका लाइसेंस भी वो मुअत्तल या बंद कर सकता है। लेकिन ये बहुत कम सिचुएशन ऐसी आती है। अमूमन मरकज़ी बैंक के जो पॉलिसीज़ होती हैं वो आम तजारती बैंक उसको फॉलो करते हैं। इसी तरह से जो आखिर पे हमने नंबर रखा है वो है सरफ़ी कर्ज़ों पर कंट्रोल, यानी ऐसे कर्ज़े जिनको आम घरेलू ज़रूरियात के लिए लिया जाता है, और जिससे आगे कोई जो प्रोडक्टिव काम है, यानी जिससे आगे कोई जो प्रोडक्टिव काम है
وہ نہیں ہوتا، یعنی جس سے کوئی آگے بزنس نہیں ہوتا، بلکہ وہ عام گھر، کوئی کسی نے مکان بنانے کے لیے قرضہ لے لیا، کسی نے شادی بیاہ کے لیے لے لیا، کسی نے موٹر سائیکل لے لیا، یعنی اس سے آگے کوئی کاروبار نہیں کرنا، بلکہ وہ عام گھریلو استعمال کے لیے قرضے ہیں، ایسے قرضے ملک کی ترقی میں کوئی معاون ثابت نہیں ہوتے۔ تو مرکزی بینک جب یہ سمجھتا ہے کہ ملک میں افراط زر زیادہ ہو رہا ہے اور زر کی مقدار کو کنٹرول کرنا جو ہے وہ مناسب ہے، تو ان صرفی قرضوں پر وہ کٹ لگاتا ہے کہ یہ ایسے قرضے جو غیر ضروری ہیں، جو غیر ترقیاتی قرضے ہیں، وہ نہ کیے جائیں، اور صرف وہ قرضے جاری کیے جا سکیں وہ جو آگے کسی پروڈکشن میں، کسی کاروبار میں یا ملک کی ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ تو ہم نے وہ اقدامات ڈسکس کیے جس سے مرکزی بینک زر اعتبار کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس کو ہم نے دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، مقداری کنٹرول کے طریقے اور انتخابی۔ مقداری کنٹرول میں ہم نے کہا تھا کہ یہ وہ ہیں جن میں زر اعتبار کی مقدار کو کنٹرول کیا جاتا ہے، اور انتخابی کنٹرول میں ہم نے کہا جس میں ان کی ڈائریکشن کو یا سمت کو یا ایلوکیشن میں جو ہے وہ معاون ہوتے تھے۔ پوری مقدار وہی ہے لیکن اس کی سمت ہم نے تبدیل کی تھی۔ تو امید ہے کہ میں آپ کو یہ کلیئر کرنے میں، سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں، اور آپ ہمارا چینل سبسکرائب بھی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں۔ اس سے انشاءاللہ آپ کو تمام لیکچرز اکاؤنٹنگ کے، بینکاری کے، بزنس اسٹیٹ، بزنس میتھ اور FSC کے بھی آپ کو بر وقت ملتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔